चुनाव में करते हैं अजीबोगरीब बातें, काश ये नेता पद का सम्मान भी कर पाते, क्योंकि बात राष्ट्रपति चुनाव की है। बहुत बड़ी जीत उसका इंतजार कर रही है, पार्टियां खुद उनका चुनाव प्रचार कर रही हैं, क्योंकि बात राष्ट्रपति चुनाव की है। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8, तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो हमेशा असत्य पर विजय हासिल करता है, सत्य जो कभी झुकता नहीं, रुकता नहीं, कभी कमजोर पड़ता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस 100% रिसर्च वाले खास शो में। इसमें हम आपको खबर दिखाने से पहले उस पर करते हैं 100% रिसर्च, ताकि आप खबरों को बेहतर और आसान तरीके से समझ सकें। राष्ट्रपति का चुनाव 24 पर दांव, रायसीना टू संसद, मिस्टर प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर एक्टिविटी चालू हो गई, एक्सरसाइज शुरू हो गई। राष्ट्रपति उम्मीदवार पर भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है। इससे पहले विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा का नाम अपनी तरफ से तय कर दिया है। इस बैठक में, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हो रही बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, अमित शाह मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ भी मौजूद हैं। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही है। राष्ट्रपति चुनाव पर बीजेपी का मंथन चल रहा है। राष्ट्रपति उम्मीदवार पर बीजेपी की बैठक हो रही है। एनडीए की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, इसके नाम पर मोहर लगाने को लेकर चर्चा हो रही है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, यानी राजनाथ सिंह जी ने, जेपी नड्डा ने दूसरे दलों के लोगों से भी बातचीत की है। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत जो है अपने सहयोगी और अपने और दूसरे साथियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये बैठक इस वक्त दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में हो रही है, यानी 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर यह बैठक हो रही है। वेंकैया नायडू के नाम पर चर्चा चल रही है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 29 जून है। ऐसे में हर पार्टी अपने उम्मीदवार के नाम को फाइनल करने में लगी है। ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकती है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर वो कौन सा चेहरा है जो इस वक्त बीजेपी की पहली पसंद है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर मंथन चल रहा है, और उसमें बीजेपी संसदीय दल की बैठक में जो सबसे बड़ा नाम हो रही है चेहरा, वो है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का। वेंकैया नायडू इस वक्त उपराष्ट्रपति हैं और बहुत अरसे से जो संसदीय व्यवस्था है उसमें हमारे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं बने। इससे पहले कई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति रह चुके हैं। इससे पहले वेंकैया नायडू से पहले आज दिन में अमित शाह जो गृह मंत्री हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के साथ मुलाकात की थी। वो उनके घर पहुंचे थे। वेंकैया नायडू संघ और बीजेपी में सर्वमान्य नेता हैं। उनकी सहमति, उनकी जो एक्सेप्टेंस है वो दोनों जगह पर है, संघ में भी है और बीजेपी में है, और दक्षिण भारत की राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वेंकैया नायडू भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, युवा मोर्चा में रहे, तमाम तरीके की बातें रहे। आइए आपको दिखाते हैं कि अब तक की कितने ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जो देश के राष्ट्रपति भी बने। ऐसे लोग जो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने, ऐसे लोग भी हैं जो उपराष्ट्रपति तो रहे लेकिन राष्ट्रपति नहीं बन पाए। आप देखिए ऐसे उपराष्ट्रपति, सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद राष्ट्रपति बने थे, जाकिर हुसैन साहब बने, आर वेंकटरमन रहे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और वीवी गिरी, और उसके बाद सबसे आखिरी उपराष्ट्रपति पिछले समय के वो थे जो KR नारायणन, जो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे, रायसीना हिल तक पहुंचे। उसके बाद से कोई भी वहां पर राष्ट्रपति नहीं बन पाया। यशवंत सिन्हा के नाम के ऐलान के साथ ही राष्ट्रपति पद की रेस तेज हो गई है। विपक्ष के 19 दलों ने यशवंत सिन्हा को अपना समर्थन दिया है। यशवंत सिन्हा का नाम फाइनल होने से पहले विपक्ष ने कई नामों पर चर्चा की थी, लेकिन आखिर में यशवंत सिन्हा का नाम फाइनल कर दिया गया है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। यशवंत सिन्हा 27 जून की सुबह 11:30 बजे नामांकन करेंगे। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को बनाया है अपना उम्मीदवार और वो 27 जून को नामांकन करेंगे। यशवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वित्त मंत्री भी रह चुके हैं।
विदेश मंत्री भी रह चुके हैं वाजपेयी सरकार में और लगातार काम करते रहे। फिर पिछले दिनों उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की थी, वहाँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने और पिछले दिनों उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया ताकि वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार बन सके। उनको 19 दलों का समर्थन मिला है राष्ट्रपति, तो इससे साफ हो गया है कि अब इस बार चुनाव जो है वो न तो सर्वसम्मति से होने वाला है और ना ही एक कहना चाहिए कि निर्विरोध जो है कोई चुनाव पहुंचेगा, राष्ट्रपति जो है निर्विरोध चुनकर आएंगे। देश में अब तक हर जाति और धर्म के राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आज तक कोई आदिवासी समुदाय का चेहरा राष्ट्रपति नहीं बना है। ऐसे में इस बार उम्मीद की जा रही है कि देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिल सकता है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि देश में कितने अहम हैं आदिवासी। देखिए कि 2024 के आम चुनाव से पहले 5 में से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए अगला राष्ट्रपति जिसके लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्या आदिवासी हो सकता है। देश के 21 राज्यों में आदिवासी समुदाय के लोग हैं, 21 राज्यों में आदिवासी समुदाय का प्रभुत्व है। देश में 700 से ज्यादा आदिवासी समूह मौजूद हैं, अलग अलग तरह के जो ग्रुप्स हैं आदिवासियों के संगठन वो 700 से ज्यादा मौजूद हैं और देश की कुल आबादी में 8.14% आदिवासी हैं, 8.14% हैं। इसमें मध्य प्रदेश में यदि जिलावार हम राज्यों के हिसाब से हम लोग देखें तो उसमें मध्य प्रदेश में 21.1 आदिवासी आबादी है मध्य प्रदेश में। झारखंड में आदिवासियों की आबादी 26.2 है, यानी हर चौथा आदमी झारखंड में आदिवासी है। छत्तीसगढ़ में ये 30% आबादी है आदिवासियों की, यानी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बाहुल्य दिखाई दे रहा है। उड़ीसा में 22.8% आबादी आदिवासी है। त्रिपुरा में आदिवासियों की आबादी 31.8% है और सिक्किम में 33.8% आबादी आदिवासियों की है। मणिपुर में 35.1% आबादी आदिवासी है, यानी हर तीसरा व्यक्ति आदिवासी है। देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों को एकजुट कर आम सहमति से एक उम्मीदवार उतारने पर मंथन चल रहा है। शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और महात्मा गांधी के पुत्र गोपाल कृष्ण गांधी के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद अब अचानक यशवंत सिन्हा का नाम चर्चा में आ गया। विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसी को लेकर विपक्षी पार्टी के नेताओं में क्या रिएक्शन है वो भी आपको दिखाते हैं। फाइनल करते वक्त सब पहलुओं पे विचार करके उनका यशवंत सिन्हा जी का नाम आगे आया और उसको पूरा सभी पार्टी ने समर्थन दिया और स्वीकार भी किया। We are happy to announce that we have unanimously, I stress the word unanimously, chosen Shri Yashwant Sinha as the common candidate of the opposition parties for the presidential election. ज्यादा से जो सहमति जो आई इस पे नाम पे, हम चाहते थे विपक्ष का एकता हो और उनके अंदर जो क्षमता है, क्योंकि पहले भी केंद्र मंत्री रह चुके हैं, उनके अंदर भी एक क्षमता है कि संविधान की संरक्षक है राष्ट्रपति और वो संरक्षण जो है वो करने की क्षमता है। और इसलिए हमने कहा कि पूरे विपक्ष अगर इकट्ठा हो रहा है तो हमें होना चाहिए आज के दिन, ये हमारी जिम्मेदारी है। विपक्ष ने तो अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया यशवंत सिन्हा को, जो तृणमूल कांग्रेस में थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। उससे पहले वो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। चंद्रशेखर सरकार से लेकर अभी तक वो लगातार राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने सरकार ने अभी अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। उस पर इस समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में यानी हेडक्वार्टर में भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह के अलावा पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स मौजूद हैं। वो अपने नाम की चर्चा करेंगे। इससे पहले उन्होंने अपने सहयोगी दलों से बात की है। इसके साथ आज दिन में अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ उनके घर पर जाकर मुलाकात भी की थी। आज के खास मेहमानों से आपको रूबरू करवाएं। इससे पहले
आपको दिखाते हैं हमारे आज के पोल का सवाल। आज के हमारे पोल का सवाल है कि क्या देश को मिलना चाहिए पहला आदिवासी राष्ट्रपति? आदिवासी राष्ट्रपति मिलना चाहिए, ये हमारा सवाल है। आप हमें अपनी राय दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पर @NewsIndia24/7 पर। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे और ट्वीट करके भी आप अपनी राय दे सकते हैं, जिसे हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे डॉक्टर नंद कुमार साय, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं और राज्यसभा और लोकसभा दोनों में उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व किया, नुमाइंदगी दी है। प्रोफेसर गंगा साय मीना भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आदिवासी विचारक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर गंगा साय मीना, आदिवासियों की बात तो सब सरकारें, सभी राजनीतिक दल करते हैं, लगातार चर्चाएं होती हैं, उनको नुमाइंदगी देने की बात होती है, लेकिन जो हिंदुस्तान का सर्वोच्च पद है, संवैधानिक पद जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, उस पर 75 साल में कोई आदिवासी नहीं आया है। हालांकि उनकी आबादी के हिसाब से देखें तो 8% है, तो वो उनको इतनी राजनीतिक ताकत नहीं मिलती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, आदिवासियों की ज़रूरत है? आज आज़ादी का जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो वहाँ राष्ट्रपति आदिवासी हो। बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है और मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने सवाल को उठाया और एक मुख्यधारा का सवाल बनाया। देश को न केवल आदिवासी राष्ट्रपति की आवश्यकता है, बल्कि हर क्षेत्र में आदिवासियों के उचित प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। लेकिन हम देखते हैं कि लोकसभा में 47 आदिवासी सीटें आरक्षित होने के बावजूद आदिवासियों की आवाज़ कहीं ना कहीं पार्टियों के नेतृत्व के नीचे दब जाती है। तो अब समय आ गया है कि हम अपने लोकतंत्र को समावेशी बनाएं, इंक्लूसिव बनाएं और इसके लिए सबसे पीछे छूट गए लोगों को हम साथ में लेकर के आएँ। तो ये एक अच्छा संकेत है कि पिछले कुछ दिनों से आदिवासी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने के लिए लगातार चर्चाएं हो रही हैं और आज की मीटिंग भी इसमें निर्णायक हो सकती है। और मैं समझता था कि ये पहल कांग्रेस करेगी कभी, लेकिन ये दिलचस्प है और राजनीति तो बहुत सारे ऐसे चीज़ों का मेल है जहां पे आपको नई नई अद्भुत चीज़ें दिखाई पड़ सकती है। ये दिलचस्प है कि एनडीए इस पर विचार कर रहा है कि देश में पहली बार कोई आदिवासी राष्ट्रपति हो और अगर इस दिशा में फैसला लिया जाता है तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छा संकेत होगा। जी प्रोफेसर मीना, हमारे साथ नंद कुमार साय जुड़ गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह प्रतिनिधित्व किया है। साय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको लोकसभा राज्यसभा में मैं देखता रहा हूँ कि आपकी एक्टिव जो भूमिका रही है और अनुसूचित जनजाति आयोग में भी। हमारे साथ प्रोफेसर मीना भी जुड़े हुए हैं। 47 सीटें लोकसभा में हैं, एक रिजर्व सीट का पूरा कोटा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर एक आदिवासी को पहुंचना चाहिए? और दूसरा, क्या इससे हालात बदलेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि ये विचार हो रहा है कि एक महत्वपूर्ण बिंदु है जी, पड़ाव है। हालांकि जनजाति समाज जी, ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सबों में आरक्षण की व्यवस्था है जी, लेकिन चूंकि राष्ट्रपति बहुत बड़ा पद है, संवैधानिक सबसे बड़े प्रमुख हैं, ऐसे समय में बहुत जगह और लोगों से भी मेरी चर्चा हो रही थी और लोग भी इस तरह की बात करते हैं, लेकिन विचार तो जो राजनीतिक दल हैं उनको करना पड़ेगा और उनको सोचना पड़ेगा कि इतनी बड़ी आबादी है जनजाति वर्ग के, आदिवासी समाज की, तो क्या कभी इस वर्ग से राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता? उस पद के लिए योग्य कैंडिडेट नहीं है कि क्या सोचते हैं? मुझे लगता है ये पहले तो इस पर विचार होना चाहिए कि अगर ऐसा राजनीतिक दल और एनडीए और बाकी जो अलग अलग दल हैं जी, वो सब इस पर विचार करें, तब जाकर के मामला आगे बढ़ सकता है। और करना विचार है राजनीतिक दलों को,
जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या और जो दल हैं अलग अलग जगहों में मिले हुए हैं वो चर्चा कर सकते हैं। जनजाति वर्ग तो अपना एक जगह में है, अपना काम कर रहा है, अपनी स्थिति को बनाया हुआ है, लेकिन कोई तय करने का काम जो है दल ही कर सकते हैं और वहीं इसका विचार हो सकता है। साहिब साहब, आपने बहुत लंबी पारी भारतीय जनता पार्टी के साथ और राजनीतिक दलों के साथ खेली है जी। अब आप मुझे कहें कि राजनीतिक दल कर सकते हैं, आप जानते हैं कि राजनीतिक दल किस आधार पर फैसला करते हैं? क्या उस खांचे में आदिवासी फिट होते हैं आज? मुझे लगता है कि देखिए जनजाति वर्ग से भी बहुत सारे लोग हैं जी जो अच्छा काम किए हैं, बड़े बड़े पदों में रहे हैं और विधान बने, लोकसभा राज्यसभा में मंत्री रहे हैं जी। और भी अलग अलग प्रकार के जो प्रतिष्ठान हैं उनमें भी रह करके काम किए हैं। इसलिए मैं समझता हूं उस खांचे में जनजाति वर्ग का व्यक्ति तो रहने लायक की स्थिति में है, वैसी योग्यता को धारण करने वाला व्यक्ति हमारे देश में है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अब विचार करने का विषय जो है वो है आगे चलकर। जी, प्रोफेसर मीना कह रहे थे कि जब हमारे पास रिजर्व सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में और जगहों पर भी, लेकिन उसके बाद भी आदिवासियों का जो स्थान मिलना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था, सामाजिक स्तर सुधरना चाहिए था, वो नहीं सुधरा है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? और इसका बहाना फिर ये होता है कि एमपी बना दिए, एमएलए बना दिए, उससे कुछ नहीं हुआ तो राष्ट्रपति तो सेरेमोनियल पोस्ट है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ, फर्क तो पड़ना नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ठीक है, आरक्षित सीट पे बैठा दिए और जगह कर दिए, ये बातें होती हैं जी। लेकिन एक दूसरा विषय भी राष्ट्रपति का तो है ही विचार करने का। वो तो दल विचार करेंगे, नहीं करते हैं ये अलग बेटर है जी। लेकिन छोटे छोटे कुछ राज्य बनाए गए जी। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को बना करके उत्तराखंड बनाया, काट कर झारखंड बनाया, बिहार छत्तीसगढ़ का बनाया, छोटा करके बांध के झारखंड बना दी और छत्तीसगढ़ को माने मध्य प्रदेश को काट करके छत्तीसगढ़ बनाया। लेकिन छत्तीसगढ़ों में भी जनजाति वर्ग के लिए जो बातें अब तक होनी चाहिए थी, 2000 में बन गया था राज्य, वो भी ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है जी। क्योंकि जनजाति वर्ग खड़ा हो, आगे बढ़े और सभी के समान भाग में आकर के वो प्रतिष्ठित हो सके, इसके लिए ये सारे कार्यक्रम किए गए हैं, ये सारा उपाय किया गया जी। हाँ। तो लेकिन क्या आपको लगता है कि आदिवासी एक बड़े वोट बैंक के तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं देखती हैं, या वो समझते हैं इनको अलग अलग करके तोड़कर बांटा जा सकता है और चुनाव जीता जा सकता है, या उनके भरोसे चुनाव का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसलिए उन पर ध्यान नहीं देते? अब ये विचार का विषय है कि वास्तव में जिस रूप में वर्ग के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए था और तो और जाने दीजिए, अभी भी स्थिति ये है कि बहुत सारे वर्गों में शिक्षा बिल्कुल शून्य है जी। उस वर्ग के लिए आर्थिक उन्नयन का जो कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए वो हुआ नहीं है। आपके ध्यान में होगा जी। कि हमारे छत्तीसगढ़ में कोरवा, कमार, बिरहोर, पंडो, बैगा, ये 5 प्रिमिटिव ट्राइब हैं जिनको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। लेकिन इन वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कुछ आर्थिक स्थितियों के, उनकी खेती वेती के लिए भी जो सहयोग उनको मिलना चाहिए तो दिखाई नहीं पड़ता जी। अभी भी बहुत हालत खराब है कुछ जनजाति वर्गों का जी। प्रोफेसर मीना, आपसे समझना चाहता हूँ, इतनी बातें साहिब साहब ने कही है, मैं समझ रहा हूँ इसके अलावा, पार्लियामेंट के अलावा या विधानसभाओं के अलावा जो सबसे बड़ा फ़ायदा नौकरियों में आरक्षण का उठाया वो एसटी समुदाय के एक बड़े ग्रुप ने उठाया, लेकिन उसके बाद भी उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी। क्या इसकी बड़ी वजह एक ये है कि अनुसूचित जाति में भी, अनुसूचित जनजाति में भी केवल एक हिस्से ने इस पूरे ग्रुप का, इस पूरी सुविधा का फ़ायदा उठाया है, और उसमें भी उनके कुछ चुने हुए परिवारों ने, जो एक बार आईएएस बन गया या एक बार आईपीएस बन गया तो बस उसी के परिवार के लोग आगे बढ़ते रहे?
मेरे ख्याल से हम ये बातचीत को अलग दिशा में ले जाएंगे अगर इस पे बात करेंगे। ये बात पूरी तरह सही नहीं है जी। अभी भी आप यूपीएससी की लिस्ट उठाइए या दूसरे क्षेत्रों में देखिए, तो ऐसा कोई जिसको आप क्रीमी लेयर कहना चाह रहे हैं या ऐसा एक अलग तबका कहना चाह रहे हैं, ऐसा तबका अभी कोई नहीं बना है। क्योंकि अभी तो 7.5% आरक्षण की जो सीमा है वो किसी भी क्षेत्र में वो पूरी होती दिखाई नहीं देती। आप ये सोचिए कि हर साल 7.5% तो रिजर्व सीटों में चुने जाते हैं, सिर्फ यूपीएससी की बात करें, और कुछ लोग अनरिजर्व सीटों पर भी चुने जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जब सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट की बात होती है तो कितने लोग हैं वहाँ पर एसटी के, वहाँ पे हमको देखना चाहिए जी। इसलिए दूसरे क्षेत्रों में भी हमको देखना चाहिए कि कितने वाइस चांसलर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, हाई कोर्ट्स में कितने जज हैं, कितने चीफ जस्टिस हैं, कितने उद्योगपति हैं, उन क्षेत्रों में भी हमको देखना चाहिए। तो हम पाएंगे कि आदिवासियों का प्रतिनिधित्व अभी उनकी जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है तमाम क्षेत्रों में, और इसके पीछे सरकारों की उदासीनता रही है। सरकारें, आपने ठीक तरफ इशारा किया कि सरकारें उनको सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन इतना छोटा तबका है, राजनीतिक रूप से कम जागरूक है, इसलिए समझते हैं कि इनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जब गुजरात में चुनाव सामने हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव सामने हैं, और लग रहा है कि आदिवासी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आदिवासी एक अलग दिशा में जा सकते हैं, तो इन पार्टियों को आदिवासियों की याद आई है। वास्तव में ये कोई आदिवासी हितैषी पार्टियां नहीं है, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि आदिवासियों के हित में कोई ऐसा बड़ा फैसला आज़ादी के बाद नहीं हो पाया, बल्कि भारत के संविधान ने उनको जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को भी अभी लागू नहीं किया जा सका है। ठीक है। जहाँ तक राष्ट्रपति के पद की बात है, नंद कुमार शाह साहब का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन वो कह रहे थे कि सिर्फ ये शोभा की चीज़ है। सिर्फ ऐसा नहीं है। आदिवासियों को जो अधिकार भारत के संविधान ने दिए हैं उनमें से बहुत सारे अधिकार राष्ट्रपति ही ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन अधिकारों को अमल में लाया जा सके। और भारत के राष्ट्रपति चूंकि केंद्र सरकार के दबाव में काम करते हैं, इसलिए ऐसा हो नहीं पाता। 5वीं और 6वीं अनुसूची, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ये सब कागजों की चीजें बन करके रह गई हैं। जबकि राष्ट्रपति चाहें, राज्यपाल चाहें तो इनको बहुत ताकतवर बना सकते हैं, जो कि भारत के संविधान में दर्ज है। ठीक है प्रोफेसर मीना, इस पर चर्चा करेंगे। साहिब साहब आप भी हमारे साथ बने रहिए, आप भी बने रहिए। प्रोफेसर मीना, वक्त है ब्रेक पर जाने का। ब्रेक पर जाने से पहले आज के पोल का सवाल एक बार फिर हम आपको बता देते हैं। हमारे आज के पोल का सवाल है कि क्या देश को मिलना चाहिए पहला आदिवासी राष्ट्रपति? आप हमें अपनी राय दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल @newsindia24/7 पर। आपकी राय, हम उसका जो नतीजा है वो शो के आखिर में दिखाएंगे, ट्वीट भी आपके शो के में शामिल करेंगे। लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। राष्ट्रपति का चुनाव 24 पर दांव, रायसीना टू संसद, मिस्टर प्रेसिडेंट। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव की। राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव जो है आम चुनावों से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा के सांसद और इसके अलावा विधानसभाओं के जो विधायक हैं हमारे, वो इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। जो निर्वाचित या मनोनीत जो सदस्य हैं वो उसमें शामिल नहीं होते हैं। लेकिन सीधा वोट नहीं होता, वहाँ पर वोट वैल्यू के हिसाब से होता है। सांसदों की वोट वैल्यू अलग होती है, विधानसभा में विधायकों की वोट वैल्यू अलग होती है, और विधायकों की वोट वैल्यू भी राज्य की आबादी के हिसाब से होती है। लेकिन आज यदि हम वोट वैल्यू के हिसाब से देखें तो राष्ट्रपति के चुनाव का गणित यह है कि आज राष्ट्रपति के उसमें कुल मिलाकर 10,79,206 कुल वोट हैं, जिसमें से जीत के लिए 5,49,242 वोट की जरूरत है। 5,49,242 वोट। आमतौर पर सरकार का ही राष्ट्रपति बनता है, तो इस समय सरकार है एनडीए की, और उसके पास कुल वोट है 5,26,420। यानी अभी उसके पास जीत के लिए जितने वोट चाहिए वो पूरे वोट नहीं है। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के पास 4,59,000 वोट हैं, जेडीयू के पास 22,485 और एआईएडीएमके के पास 15,816 वोट है। यानी उनके को 23,000 वोटों की जरूरत है जो उनको मिलना चाहिए। 23,000 वोट, ये कुल मिलाकर इनका वोट था।
अब देखिए कि यूपीए के पास कितने वोट हैं। हमने देखा 5 लाख, यूपीए के पास 2,59,892 वोट हैं। इसमें कांग्रेस के पास 1,45,608 वोट हैं, डीएमके के पास 47,032, आरजेडी के पास 16,648 और एनसीपी के पास 15,750 वोट है। यूपीए के पास केवल 2,59,000 वोट हैं। दूसरे जो लोग हैं यूपीए के अलावा, उसमें 2,92,000 वोट हैं, 2,92,894 वोट हैं। टीएमसी के उसमें सबसे ज़्यादा 58,000 हैं, वाईएसआर के 43,000 हैं, बीजेडी के 31,000 हैं, एसपी के 28,000 हैं और लेफ्ट के 24,000 वोट हैं। तो लेफ्ट और अदर्स को वोट को मिलाकर देखें तो वो वोट गणित बदल जाता है। उसको देखें तो उस हिसाब से एनडीए के पास 5,26,420 वोट हैं। यदि उसमें बीजेडी के वोट आ जाए, हमने बात की थी कि एनडीए के पास पूरा वोट नहीं है क्योंकि 5,49,000 चाहिए, 442 वोट। यदि उसमें बीजेडी जो अभी एनडीए के साथ नहीं है उसके 31,686 वोट आ जाए तो एनडीए के पास 5,58,106 वोट हो जाते हैं। यानी इसके बाद वो चुनाव अपना उम्मीदवार जिता सकती है, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, यदि बीजेडी उसका साथ दे दे। यूपीए में 2,59,892 वोट हैं और अदर्स के 2,92,000 वोट हैं। यदि ये सारे वोट मिल जाए तो ये वोट होते हैं 5,52,786 वोट। यानी इसको माना जाए कि यदि संयुक्त विपक्ष ने आज यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है, वो सारी पार्टियां जो एनडीए के साथ नहीं है वो वोट दे दें तो वो उनका उम्मीदवार जीत सकता है 5,52,786 वोट से। तो क्या इस तरह की गणित बन पाएगी? क्या यशवंत सिन्हा जीत सकते हैं? क्या एनडीए के लिए मुश्किल हो सकती है? ये अंकगणित का खेल है। हालांकि राजनीति इससे कुछ अलग चल रही है। राजनीति पर चर्चा करेंगे हमारे गेस्ट के साथ, लेकिन उससे पहले देखते हैं जन के मन की बात। देखिए, राष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च पद है और इस गरिमा के अनुरूप ही व्यक्ति को राष्ट्रपति होना चाहिए। जिस तरीके से अब्दुल कलाम साहब थे, जिस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उस तरीके के राष्ट्रपति की हम लोग कल्पना करते हैं। अगला राष्ट्रपति मैं उम्मीद करूंगा कि अब्दुल कलाम जी की तरह हमारे पास राष्ट्रपति आए फिर से, क्योंकि उनकी तरह जो राष्ट्रपति आया अभी तक फिर से कोई वापसी नहीं हुई है। इस साधारण व्यक्ति दुनिया में जो अपना परचम लहरा सके। कि राष्ट्रपति हमारा ऐसा हो कि जो केवल रबर स्टैंप ना रहे, देश के अगर महत्वपूर्ण फैसले कुछ उसके सामने जाते हैं तो उनमें अपना कुछ विचार रखे। अगर वो देश हित में है तो ठीक है, अन्यथा उसमें उनका विचार रखना चाहिए, क्योंकि अब तो देश का भविष्य भी निश्चित रूप से बदलता हुआ नज़र आ रहा है और उसी परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं उसी प्रकार का तेज तरह राष्ट्रपति होना चाहिए, न कि बहुत बुजुर्ग और बहुत ही कोई इस तरह का हो कि केवल हम स्टैंप लगाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ट्वीट्स भी देख लेते हैं जो हमारे दर्शकों ने हमें भेजे हैं। अगर देश में पहला आदिवासी राष्ट्रपति चुना जाता है तो ये देश के लिए अच्छा होगा। ये अमित सिंह ने ट्वीट किया है कि अगर देश में पहला आदिवासी राष्ट्रपति हो तो ये देश के लिए अच्छा होगा। फातिमा खान ने ट्वीट किया है कि आजादी के 75 साल बाद देश में आदिवासी समुदाय को नेतृत्व मिलना चाहिए। ये फातिमा खान का ट्वीट है, जिन्होंने कहा कि 75 साल बाद देश में आदिवासी। हमारा पैनल में जो विद्वान गेस्ट हैं, डॉक्टर नंद कुमार साय और प्रोफेसर गंगा साहब वीणा, दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साय साहब, बात आदिवासियों की हुई, फिर राजनीति की हुई, आपने वोटों की गणित की बात की, हमने वोटों की गणित देखी और इस समय भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री जी मौजूद हैं, गृह मंत्री जी मौजूद हैं, रक्षा मंत्री जी मौजूद हैं, पार्टी के अध्यक्ष मौजूद हैं। क्या आपको लगता है कि उनके दिमाग में कोई आदिवासी नाम चल रहा होगा, या आज दिन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी से मुलाकात हुई है और आपकी पार्टी की नज़र अभी दक्षिण पर है? दक्षिण पड़ती पार्टी का फोकस दक्षिण पर है इस समय, क्या होगा? जी, अब ये देखिए, बैठक तो चल रही है जी, और आप सब लोग जनजाति वर्ग के विषय में भी चर्चा को उठाए हुए जी। अब वहाँ क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन जनजाति वर्ग भी एक विषय है जिसको आप सब लोगों ने उठाया है और वहाँ चर्चा तो वो बैठ करके कर रहे हैं, वो बोर्ड कर रही है, उसके प्रमुख, हमारे पार्टी के प्रमुख लोग भी कर रहे हैं जी। हम ऐसा भी उम्मीद करते हैं कि शायद कई बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत सारा निर्णय जो रहता है जी, वो
बड़ा सरप्राइज रहता है, कई बार आप देखे हो। जी तो क्या विचार कर रहे हैं, क्या है, उसको एकदम से जानना तो संभव नहीं है। जी लेकिन मैं ऐसा कल्पना कर सकता हूँ, ऐसा बात हो सकती है कि भाई बहुत सारी बातों की चर्चा के साथ साथ जनजाति वर्ग भी एक है, जी इसकी चर्चा भी वहाँ मैं ऐसा मानता हूँ कि जरूर आता होगा, और इस संबंध में भी कोई ना कोई विचार वहाँ चल रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आप लोग भी चलाए हैं, कुछ और तरह से भी चर्चा चल रही है कि भाई। जी लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से अभी बैठक हो रही है उसमें क्या होगा, क्या आदिवासियों को चुना जाएगा, आदिवासी उसमें चर्चा हो सकती है? प्रोफेसर मीणा, आपको लगता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज फैसला करती हैं तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखती हैं, उसमें आदिवासी समुदाय जिस तरह से है उसके प्रतिनिधित्व की चिंता भी प्रधानमंत्री और सरकार कर रही है, क्या आपको लगता है कि कोई आदिवासी हो सकता है, या फिर बहुत लंबे समय बाद एक उपराष्ट्रपति को दोबारा राष्ट्रपति बनने का मौका मिल सकता है, क्योंकि वो दक्षिण भारत से हैं और भारतीय जनता पार्टी की नज़र फिलहाल दक्षिण पर ज़्यादा है, या फिर कोई और सरप्राइज होगा जैसा साई साहब कह रहे हैं? देखिए, ये तो भाजपा और एनडीए तय करेंगे कि वो किसको अपना उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। लेकिन जो मेरा अनुमान है, राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी को उम्मीदवार बनाया जाना संभव है, क्योंकि गुजरात में चुनाव है और गुजरात में जिन सीटों पर आदिवासी निर्णायक भूमिका में हैं उन सब तमाम जगहों पर आदिवासी नाराज़ हैं भाजपा सरकार से। तो भाजपा को इस बात की चिंता है कि गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों को एक साथ साध लिया जाए, और साथ में आप जैसे दक्षिण की बात करें, दक्षिण वाली बात में दम है, लेकिन साथ में नॉर्थ ईस्ट को भी आप देखिए। नॉर्थ ईस्ट में धीरे धीरे भाजपा ने अपनी विजय पताका फैलाई है, और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य जहाँ पर 90% जहाँ पर ज्यादा आबादी आदिवासियों की है, बहुत ज़्यादा आदिवासी है। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, तमाम जगहों पर अच्छी खासी आदिवासी जनसंख्या है, जिसकी हम बात नहीं करते। तो और पूरे देश के आदिवासियों की तरफ से प्रोटेस्ट भी आता है। और एक चीज़ और आप देखिए कि आदिवासियों को अगर आप शामिल कर लेते हैं तो आजकल विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों की लूट चल रही है और उसका आदिवासी विरोध कर रहे हैं। अगर आदिवासी जनप्रतिनिधि एक सर्वोच्च पद पर पहुँचता है तो इससे आदिवासी शायद ये महसूस करें कि भाई इस सरकार में, इस लोकतंत्र में हमारी भी भागीदारी है। इसलिए ये कोई आश्चर्यजनक नहीं होगा कि आदिवासी को उम्मीदवार बनाया जाए, बल्कि ये तो उनका अधिकार है और अब समय आ गया है कि उनको उनका अधिकार, उनका प्रतिनिधित्व दिया जाए। जी प्रोफेसर मीणा, आदिवासियों के अलावा एक बड़ा वोट बैंक है जिसे कोर वोट बैंक कहते हैं, वो है महिलाएं, विमेन। हालांकि प्रतिभा पाटिल हमारी पहली महिला राष्ट्रपति रह चुकी है, लेकिन वो यूपीए ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया था और राष्ट्रपति बनाया था। क्या एनडीए इस पर विचार करेगा? पहले देख लेते हैं कि महिलाएं बीजेपी के लिए कोर वोट बैंक बन चुकी हैं। पिछले दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं ने काफ़ी वोट दिया। इस वोट बैंक को साधने की बीजेपी की कोशिशें जारी हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल हैं। आनंदीबेन पटेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। वो गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। बेन के अलावा पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और छत्तीसगढ़ की मौजूदा राज्यपाल अनसुईया उइके भी इस रेस में शामिल बताई जा रही है। हालांकि द्रौपदी मुर्मू और अनसुईया उइके दोनों का नाम आदिवासी कोटे से भी जोड़ा जा रहा है। इन दोनों में से किसी को एक को राष्ट्रपति बनाने की स्थिति में बीजेपी एक तीर से दो निशाने लगा सकती। जी तो प्रोफेसर मीणा, मुझे समझाइए कि आदिवासियों का मसला है और फिर महिला वोट बैंक है। महिला वोट बैंक तो करीब करीब 50% है। तो क्या जो द्रौपदी मुर्मू हैं, अनुसुईया उइके हैं, ये दोनों चीज़ों को थोड़ा सा साधती हैं, आदिवासी को भी और महिलाओं को भी? क्या आप इसमें कोई संभावना देखते हैं? हाँ, इसमें संभावना है। आज दैनिक भास्कर ने स्टोरी भी की है दोनों के बारे में। तीनों नामों पर संभावनाएं जताई गई हैं। डेक्कन हेराल्ड में भी इस तरह की स्टोरी है जिसमें इस तरह की संभावना है। और निश्चित तौर पर एक महिला को राष्ट्रपति बनाया जाना देश हित में अच्छा रहेगा। राष्ट्रपति की जितनी सीमित भूमिका है उसमें
ज़्यादा कुछ किया तो नहीं जा सकता है कि वो आमूल-चूल परिवर्तन कर दें, लेकिन कोई सर्वोच्च पद पे होता है तो उससे उस तबके में एक स्वाभिमान पैदा होता है, एक डिग्निटी का भाव पैदा होता है कि हमारे समुदाय का, हमारे तबके का कोई व्यक्ति है जो सर्वोच्च पद पर है, इससे फ़र्क पड़ता है। और अगर ऐसा फैसला एनडीए लेती है कि वो किसी आदिवासी महिला को उम्मीदवार बनाए, तो मेरे ख्याल से उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और मुझे इसकी भी संभावना है कि कुछ विपक्षी दल भी इस पर सहमत हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रतिनिधित्व का सवाल है। उन जगहों पर जहाँ पर चुनाव है वहाँ पर विपक्षी भी अपना हित देखने की कोशिश करेंगे कि हमें किस उम्मीदवार के साथ खड़े होने में चुनाव में ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो आदिवासी महिला एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। जी, राष्ट्रपति चुनाव में पिछली बार भी कई बार देखा गया है कि जो दूसरी पार्टियां हैं जो आपके साथ नहीं हैं ग्रुप में, सरकार के साथ या विपक्ष के साथ, वो भी अलग आकर वोट देती हैं और उसका एक फ़ायदा होता है, जैसा कि आपने जिक्र किया वोट बैंक का। मैं आपसे छोटा सवाल पूछ रहा हूँ कि आदिवासी को अलग करके यदि महिला को उम्मीदवार बनाया जाए तो क्या आप उसको फेवरेबल समझते हैं? यानी आदिवासी नहीं हो, महिला हो, ये दूसरा विकल्प हो सकता है। अगर हाँ, एक दूसरा विकल्प हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इस तरफ एनडीए नहीं जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति रह चुकी हैं। इसमें एनडीए का कोई खास फायदा नहीं होगा। इसकी तुलना में आदिवासी महिला को उम्मीदवार बनाए जाने से ज़्यादा राजनीतिक लाभ मिल पाएगा, इसलिए इस तरफ एनडीए जाएगी, मुझे इसकी संभावना नहीं दिखती है। क्या इसकी संभावना दिखती है कि अभी जैसे चर्चा हो रही है कि बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही है और उससे पहले दिन में पार्टी के 3 बड़े नेताओं ने उपराष्ट्रपति, जो मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू साहब से मुलाकात की उनके घर पर जाकर, और के.आर. नारायणन के साहब के बाद से कोई भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर नहीं पहुंचा। एक अनुभव होता है उपराष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति पद पर पहुंचकर शायद मदद कर सकता हो। क्या आपको उनकी संभावनाओं कितनी लगती है? दक्षिण भारत का भी एक वो है उसमें वोट मुझे बैंक उनकी संभावना कम लग रही है जी। दक्षिण भारत का है, लेकिन वेंकैया नायडू पूरे दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करते नहीं दिखाई पड़ते जी। जैसा भाजपा तमिलनाडु में अपना दखल बढ़ाना चाहती है, तो मेरे ख्याल से तमिलनाडु के लोग वेंकैया नायडू के भक्त हों या उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हों, ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। दक्षिण भारत के अपने राजनीतिक समीकरण है, और इन नामों में जो नाम चल रहे हैं, चाहे वेंकैया नायडू का हो या कुछ और नाम चल रहे हैं, इनमें ऐसा कोई नाम नहीं है जिससे कि पूरे दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व दिखाई पड़ता हो। इसलिए मुझे वेंकैया नायडू के नाम की संभावना कम लग रही है। हालांकि जैसा नंद कुमार साय साहब ने कहा और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आश्चर्यजनक रूप से कोई नया नाम भी सामने ला सकते हैं, किसी भी नाम पर मोहर लगा सकते हैं, इसलिए किसी भी संभावना से इनकार करना भी मुश्किल है। प्रोफेसर मीना, आपने कहा कि शुरुआत में बात की कि मुझे आश्चर्य हुआ कि एनडीए ने आदिवासी कैंडिडेट खड़ा किया, कांग्रेस को ऐसा करना चाहिए। तो क्या इस सवाल को मैं उलटकर पूछूं कि यशवंत सिन्हा जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है उसको लेकर आप आश्चर्यचकित हैं या उनकी संभावनाओं को आप बहुत खारिज करते हैं? हाँ, मैं ये समझ रहा था कि चूंकि अब एनडीए के पास पूरे नंबर्स नहीं हैं, ऐसे में एक अच्छा अवसर था कि यूपीए किसी आदिवासी को या किसी महिला को उम्मीदवार बनाता और उससे एक विपक्ष की एकता का प्रदर्शन कर उसके समर्थन में हो सकता है कि एनडीए के भी कुछ दल आ जाते और एक बेहतरीन विकल्प उनके पास हो सकता था। और सबसे पहले के.आर. नारायणन को कांग्रेस ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया, उनको राष्ट्रपति बनाया, तो उसी तरह का एक मैसेज जा सकता था। ये जो प्रतिनिधित्व की राजनीति है, कांग्रेस इसमें पहले से इसका अनुसरण करती रही है, लेकिन एनडीए उससे आगे निकल जाएगी, इसकी संभावना नहीं लग रही थी। तो मुझे यशवंत सिन्हा के नाम से थोड़ा आश्चर्य तो हुआ ही, क्योंकि उनसे बेहतरीन उम्मीदवार मौजूद थे। हालांकि जैसे राजमोहन गांधी एक अच्छा नाम हो सकता था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसमें एक अच्छा विकल्प था, हाँ, गोपाल गांधी, माफ कीजिए, गोपाल गांधी का नाम उन्होंने इनकार कर दिया। इसमें एक अच्छा विकल्प हो सकता था कि वो किसी आदिवासी का या किसी महिला का नाम प्रस्तावित करते, तो शायद उनको ज़्यादा समर्थन मिल पाता। क्या आपको लगता है, यदि ये पॉलिटिकल सवाल की तरह से मैं पूछूं, कि यशवंत सिन्हा को, जो अभी टीएमसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, टीएमसी में शामिल हुए थे कुछ दिनों पहले,
कांग्रेस ने उनको स्वीकार करके ये ममता बनर्जी जताना चाहती हैं कि वो अब बड़ी पार्टी हो गई है कांग्रेस से, और कांग्रेस को मजबूरी में यशवंत सिन्हा को एक्सेप्ट करना पड़ा है। और उसके साथ साथ टीएमसी के कैंडिडेट को लेफ्ट पार्टीज ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। ये एनडीए की ताकत की मजबूरी है या कोई और पॉलिटिकल कंपल्शन? आप एक मैसेज नहीं, एक मैसेज ये है, लेकिन जो सीनियर लीडर्स हैं सभी पार्टियों के, वो यशवंत सिन्हा जी की पोजीशन को जानते हैं। वो वर्तमान सरकार की विभिन्न मसलों पर आलोचना करते रहे हैं और वे एक पुराने नेता हैं, मंझे हुए नेता हैं, तो उनको लगता है कि शायद इनके रास्ते चलकर हम इस चुनाव में एक मजबूती के साथ उतर सकते हैं। और निश्चित तौर पर ममता बनर्जी ने तो कई बार अपना दावा प्रस्तुत कर दिया है कि देश में विपक्ष में सबसे बड़े नेताओं में वो शामिल हैं और इसको भी आप इसी तरह से देख सकते हैं। जी, एक चीज़ और है इसमें कि राष्ट्रपति चुनाव में, जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि कई अलग अलग पार्टियां जिस ग्रुप में नहीं होती हैं उसके बाद भी दूसरे को देती हैं। जैसे पहले हुआ प्रतिभा पाटिल के साथ भी हुआ कि शिवसेना ने महाराष्ट्र मराठी होने की वजह से उनको दिया, जो जेडीयू है वो भी ऐसा कर चुका है। तो यशवंत सिन्हा बिहार से आते हैं, हालांकि वो एनडीए के कैंडिडेट नहीं है और जेडीयू एनडीए के साथ है। क्या आपको इस बात की संभावना लगती है कि जेडीयू यशवंत सिन्हा के साथ जाए राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की बजाय? इसकी संभावना कम है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दबदबा और प्रभुत्व है एनडीए के बीच में, उसमें कोई भी इस तरह की वोटिंग, खासतौर पे जेडीयू इस तरह की वोटिंग कर पाएगा, इसकी संभावना मुझे कम दिखाई पड़ रही, क्योंकि एक ऊपर से सारे फैसले लिए जाते हैं और उनको उस अनुशासन को तोड़ने का मतलब है कि आपकी एनडीए में आपकी भूमिका कमज़ोर होगी और जेडीयू ऐसा नहीं चाहेगी। जी, इससे उलट सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी एनडीए को 23,000 से कुछ ज़्यादा वोट वैल्यू की दरकार है, जो एनडीए के वोट हैं उससे, तो इसका मतलब कुछ और दलों को उसमें शामिल करना पड़ेगा। कौन से ऐसे दल हैं या सरकारें हैं या पार्टीज हैं जिनको आप समझते हैं कि वो आ सकते हैं? क्या उसमें उड़ीसा का नाम हो सकता है बीजेडी का? क्या वाईएसआर का नाम हो सकता है तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, और ये जो टीएसआर हैं उनका नाम हो सकता है? ये पार्टीज हो सकती है जो एनडीए के साथ आ जाए, या किसको आप देख रहे हैं? मेरे ख्याल से जैसे द्रौपदी मुर्मू का नाम चलाया है तो वो उड़ीसा से संबंध है उनका जी। तो ऐसे अगर नामों पर भी ये निर्भर करेगा कि वो किसको उम्मीदवार बनाते हैं एनडीए, तो कुछ नामों में वो असर हो सकता है जो विपक्षी दलों को भी आकर्षित कर सकता है जी। अब देखना है कि राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए किसको उम्मीदवार बनाती है, और ऐसे नाम निश्चित तौर पे हो सकते हैं जिसकी वजह से कई दल, अब मैं दलों का नाम तो क्या ही लूँ, लेकिन कई दल और कुछ छोटे दल, खासतौर पे स्थानीय दल, वे एनडीए के साथ आ सकते हैं। एनडीए के साथ आ सकते हैं। कौन से ऐसे दल आपको लग रहे हैं जो आ सकते हैं? या इसको मैं छोटा सवाल पूछ रहा हूं कि यूपीए से जुड़े हुए कोई दल हैं जो एनडीए की तरफ जा सकते हैं? मेरे ख्याल से ये, मैं फिर से कहूं कि ये नाम के ऊपर निर्भर करेगा कि उम्मीदवार कौन है। अगर जो आदिवासियों की राजनीति करने वाले छोटे स्थानीय दल हैं, वे अगर किसी आदिवासी महिला को या किसी आदिवासी को उम्मीदवार बनाया जाता है तो वे निश्चित तौर पर इस तरफ जा सकते हैं, या जहां पर चुनाव होने वाले हैं वहां पर, जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको जी। भारतीय ट्राइबल पार्टी है, वो गुजरात में चुनाव होने वाले हैं जी। तो अब गुजरात में चुनाव है, किसी अगर आदिवासी को उम्मीदवार बनाया जाता है तो अब वो जिस इलाके में, आदिवासी बहुल इलाके में भारतीय ट्राइबल पार्टी का अच्छा खासा दबदबा है, लेकिन आदिवासी को उम्मीदवार बनाए जाने पर हो सकता है कि वो इस तरफ वोटिंग के लिए आ जाएं। जी, क्या आप ये समझते हैं कि ये ऐसे और भी बहुत सारे दल हो सकते हैं जहां पर जो आदिवासी बहुल सीटें जी। क्या आप समझते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 में हो रहा है और राष्ट्रपति के पद का फैसला 2024 के चुनावों को ध्यान में रखकर भी किया जा सकता है?
इसकी संभावनाएं फिलहाल इसकी तुलना में कम है कि विधानसभा के जो 3 चुनाव हैं और तीनों ही राज्य महत्वपूर्ण हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस से भाजपा ने सरकार बना ली है और गुजरात में उनकी सरकार काफ़ी समय से है और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आक्रोश है, प्रतिरोध है। तो ये विधानसभा चुनावों को ध्यान में रख कर के ज़्यादा फैसला किया जाना मुझे लगता है, ना कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। आपको लगता है कि राष्ट्रपति जैसा महत्वपूर्ण पद के लिए विधानसभा वो ऐसा फैसला करने की कोशिश करेंगे जी? नहीं, आपको लगता है कि विधानसभा चुनावों के लिए ऐसा भी वो कर जैसा जो दूसरा जी बोलिए, आप बोले। जी हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आपसे कि क्या विधानसभा चुनावों के लिए तो भी वो ऐसा साधने की कोशिश कर सकते हैं जो जिससे कि वो दोनों यानी कि विधानसभाओं को भी साध लें और लोकसभा को भी साध लें। अगर कोई ऐसा नाम मिल गया उनको तो निश्चित तौर पर सबसे पहले उस पर विचार करेंगे, लेकिन फिलहाल तो उनकी नज़र विधानसभा चुनाव पर है। जी प्रोफेसर मीणा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आप थोड़ा सा पढ़े लिखे आदमी हैं कि जो मैं वोट बैंक की गणित देख रहा हूं उसमें एनडीए के पास अभी पूरे वोट नहीं है, 5,26,000 वोट है और अदर देन एनडीए 5,52,000 वोट हैं, 5,52,786। तो क्यों ये लड़ाई ऐसी नहीं दिख, ऐसी ताकतवर नहीं दिखाई दे रही कि विपक्ष जो है सबको एकजुट करके ये चुनौती देता? ऐसा हो सकता था, जैसा मैंने कहा कि अगर वे किसी वंचित तबके से ऐसा प्रतिनिधित्व ले आते हैं जिससे कि लगे कि हम लोकतंत्र को समावेशी बना रहे हैं। विपक्ष ऐसा करने में असफल रहा, कोई लोकप्रिय उम्मीदवार को लाने में असफल रहा, विपक्ष की अपनी मजबूरियां हैं। इसलिए अभी तो पलड़ा एनडीए का ही भारी दिखाई पड़ रहा है और एनडीए अगर कोई बढ़िया उम्मीदवार अगर एनडीए कोई आदिवासी या किसी महिला को उम्मीदवार बनाता है तो निश्चित तौर पर उसकी जीत लगभग पक्की दिखाई पड़ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मीणा, प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार साय, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हमने शो की शुरुआत में जो पोल पूछा था उसमें कहा था कि क्या एक आदिवासी पहला राष्ट्रपति हमको मिल सकता है, इस पर भी आपकी राय हमें मिली है। आज कार्यक्रम को यहीं पर हम विराम देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।